तो भविष्य मालिका से स्टार्ट करते हैं अपनी। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है आपको, तो उससे रिलेटेड भी 3-4 भविष्यवाणियाँ इसमें लिखी हुई थी। जगन्नाथ जी का जो मंदिर का ध्वजा है उसमें आग लग जाएगी। इसी कंसेप्ट पे वेस्टर्न में अगर हम जाएंगे तो सिम्पसन्स नाम का एक कार्टून था। उस कार्टून में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं जो फ्यूचर में होंगे और हो रहे हैं। एक डिवाइस मोबाइल फोन जैसा इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं। 1994-5 की बात में उसी एपिसोड में उन्होंने एक स्मार्ट वॉच जो है वो इंट्रोड्यूस की है जिसका डिजाइन सेम है एप्पल वॉच। ये दोनों उन्होंने 94 में प्रेडिक्ट कर दिए थे, जबकि एप्पल ने ये इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था। ट्रम्प का प्रेसिडेंट बना। एक सीन है जहाँ पे ट्रम्प नीचे उतर के आ रहे हैं और ये उसमें 1998 के अप्रोक्सीमेटली दिखा दिया जाता सिम्पसन्स। और जब वो प्रेसिडेंट बने आप देखोगे कि सेम वही सीन रिक्रिएट किया गया है जहाँ पे सेम एलिवेटर है, सेम उसी तरीके का क्राउड है और ट्रम्प नीचे उतर के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग दिलजीत को भी जोड़ते हैं इससे कि दिलजीत भी इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। अमेरिका का जो डॉलर बिल है उस पर भी आपको ये यहाँ ट्रायंगल के अंदर देखने को मिल जाएगी। हाँ, आप जैसे नेट पर सर्च करोगे तो आप देखोगे कि एक $1 का जो बिल है उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ, उस पर एक आंकल। सो अभी तक कुछ ऐसा इंसिडेंट या ऐसी घटना जो टाइम ट्रेवल को दर्शाती है? एडिडास का शू मिला था और उसकी एज जो है वो लगभग 2 लाख साल पहले बताई गई है उसकी अप्रोक्सीमेटली। 2 लाख साल पहले एडिडास का शू कैसे बना? चार्ली चैपलिन की एक मूवी आप देखोगे जिसमें एक लेडी चलती हुई आ रही है और वो अपने ऐसे हाथ में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके किसी से बात कर रही है। मतलब उस टाइम पे फ़ोन तो थे ही नहीं, कैसे वो किससे बात कर रही है? कुछ दिन पहले भी मेरी बात हो रही थी एक मेरे रिलेटिव से और उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आप पॉडकास्ट करते हो? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा एक काम करना, भविष्य मालिका के बारे में पढ़ना और उस पे कुछ कवर करो, उस पे कुछ बनाओ। तो उससे पहले मैंने कभी भविष्य मालिका के बारे में सुना नहीं था कि ये क्या होता है, क्या है एग्जैक्टली। मैंने कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स के बारे में या बुक्स के बारे में पढ़ा था जिसमें बेसिकली फ्यूचर की बात होती है। जैसे सिम्पसन्स एक कार्टून है, डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। बट फिर मुझे पता चला यार अपने सनातन धर्म में भी, अपने हिंदी में भी ऐसी कोई बुक है जो ये क्लेम करती है कि इसमें भविष्य लिखा हुआ है। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। स्वागत है यश आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल सही है। तो भविष्य मालिका से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। भविष्य मालिका जैसा कि इसका नाम है, भविष्य और मालिका। मालिका मतलब जैसे माला के छोटे छोटे जो मोती होते हैं ना, तो भविष्य को लेके इसमें कई सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए गए हैं। उसके बारे में अलग अलग चीज़ें एक माला की तरह पिरोया गया है और एक पूरा जो ग्रंथ है, उप पुराण है, उसको लिखा गया है। और ये जो उप पुराण है ये लगभग 600 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनके जो पंच सखा माने जाते हैं, 5 जो मित्र थे और वो पांचों के पांचों ना मतलब अनन्य भक्त थे भगवान के। अच्छा। उनमें से एक थे अच्युतानंद दास जी महाराज, उन्होंने ये लिखा हुआ है। और जो मूल प्रति है इसकी, उसको ताड़ के पत्तों पे और उड़िया भाषा में इसको लिखा गया है अभी। अच्छा। हाँ, उड़िया भाषा में इसको लिखा गया है और 600 साल तक लगभग इसके बारे में कोई बात ज़्यादा लोगों ने नहीं की थी। अभी लगभग 2012 के आसपास से इसके बारे में बात ज़्यादा होना चालू हुई है, क्योंकि इसको हिंदी में और इंग्लिश में और अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, जिससे इजी लोग इसको ना समझ सकें, इजीली लोग इसको समझ सकें। राइट। अब एक जो है काशीनाथ मिश्र जी करके हैं, पंडित जी हैं, काफ़ी उसका ज्ञान रखते, तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में और इंग्लिश में। और फिर इसको जो है वो पूरे भविष्य में बताया। लोगों ने यार देखा कि यार जो इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं तो सारी एक्चुअल में हो रही हैं। उसी पे आ रहा था कि जैसे होता है कि ठीक है आपने लिख दी, और क्या इसका फॉर्मेट क्या है? मतलब इसको कविता के फॉर्म में लिखा गया है या नॉर्मल हिंदी के फॉर्म में लिखा गया? नहीं, इसको मतलब कविता के फॉर्म में ही लिखा गया है। जो मतलब कई जगह इस पर आपको ऐसा है कि इस तरीके से होगा और थोड़ा सा है ना कविता के फॉर्म में, हाँ है ना, मतलब गायन के तरीके से इसको लिखा गया है। और कई सारी ऐसी मतलब प्रेडिक्शंस हैं, आप सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। बिल्कुल, वही मैं है ना। सुनना चाहता हूँ। तो जैसे कि अंग्रेज़ों का जो राज था, अब जैसे कि महापुराण है ना, तो हमारा जो आखिरी महापुराण था वो कौन सा था? ये श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, इसके बाद का जो
जो चैप्टर है सारा कि इसके बाद क्या। भागवत महापुराण में ये लिखा हुआ कि जैसे कल्कि का अवतार होगा, वो आएंगे और कलयुग का नाश करेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, वापस से धर्म की जो है वो स्थापना होगी। तो ये सारा वहाँ तक था। कब तक? जब कृष्ण जी थे तब तक, है ना, जो द्वापर था तब तक। उसके बाद में जो सारी चीज़ें, जो सारे प्रेडिक्शंस हैं, वो इस पुराण में लिखे हुए हैं। उपपुराण इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे अंग्रेज जो है वो शासन करेंगे, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा हुआ था कि अंग्रेज आएंगे 400 साल बाद, वो शासन करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में वो आए, उन्होंने शासन किया। उसके बाद में इसमें ये भी लिखा हुआ था कि एक बालक का जन्म होगा गुजरात में, जो कि ये जो अंग्रेज हैं उनसे भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, जो कि हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, है ना। उनके बारे में लिखा हुआ। उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है कि आगे चल के एक ऐसा शासक आएगा पूरे भारत पे जो राज करेगा उस टाइम पे, क्योंकि उसको राज ही बोला जाता था, राजा ही बोला जाता था। आज के टाइम में भले ही उसको हम प्रधानमंत्री बोल लें, लेकिन एक तरीके से देश का शासक ही है, जो है ना, सारी जो सारी पॉलिसीज बना रहा है और सब कर रहा है। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ था कि एक शासक आएगा जो भारत का झंडा, भारत का ध्वज पूरी दुनिया में फहराएगा। और आप देख लो कि जैसे अब मैं बोलूँगा तो कई लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट मोदी जी जैसे जब से आए हैं, तो जो हमारी विदेश नीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आए हैं, है ना। आप 2013-14 से पहले के भारत को और आज के भारत को आप देखोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो उसका प्लेसमेंट है वो अबव है एज़ कम्पेयर टू मतलब प्रीवियस जो उसका प्लेसमेंट था। पहले भारत को बहुत मतलब घृणित दृष्टि से देखा जाता था, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था, है ना। वहीं पे आज जो है वो हम चंद्रयान जैसे सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट कर रहे हैं, लोग हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं, बार बार हमारा एग्जांपल दे रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है भारत, राइट। सो ऐसे भारत का जो है वो कद बढ़ा, ये उसके में ऑलरेडी लिखा हुआ था। और इसके अलावा ऐसी महामारी आएगी जिससे कई सारे लोग जो है वो ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, इसके बारे में लिखा हुआ था। कई लोग का कहना था कि इसमें टाइम वगैरह भी मेंशन होता है कुछ? हाँ, मतलब हर जगह टाइम मेंशन नहीं है, पर कुछ जगह आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो इसके जानकार हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। जैसे कि मैं भी आपको है ना, मैं आता हूँ उस बात पे भी। तो जैसे कई लोग बोलते थे कि कोविड जो है वो इसमें ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया गया था, लेकिन इसमें एक और चीज़ प्रेडिक्ट की गई थी कि एक और महामारी आएगी जो कि अभी आने वाली है 2025 के बाद में, है ना। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 2025 के बाद में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें जो अधर्मी होंगे, विधर्मी होंगे, जो ईश्वर को नहीं मानते होंगे, वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। और जैसे कोविड में तो आपको थोड़ा डॉक्टर का सहायता भी मिल जाती थी, आप जाके और एडमिट हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। इसमें आपको वो समय भी नहीं मिलेगा और कई करोड़ लोग इस महामारी से जूझेंगे और पृथ्वी की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जैसे 2025 से लेकर 2032 तक का जो समय है, इसको वर्ल्ड वॉर के लिए बताया गया है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अच्छा, हाँ होगा। और वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा वो भूमि को लेके होगा, कश्मीर को लेके बेसिकली होगा। आपको मालूम है ना, ये अभी महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भूमि को लेके ही विवाद था ना। बिल्कुल, है ना, कि पांडवों को बोल दिया था दुर्योधन ने कि एक सुई की नोक के बराबर मैं भूमि नहीं दूंगा, और कृष्ण ने कहा था कि मैं लेके दिखाऊंगा तुमको, है ना। तो इस तरीके से उनका तो ये वाला जो अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो भी भूमि को लेके होगा। कश्मीर को उसका सेंटर माना जाता है कि कश्मीर की वजह से होगा। और पाकिस्तान और चाइना ये इंडिया पे अटैक करेंगे। पाकिस्तान और चाइना दोनों आपस में मिलके इंडिया पे अटैक करेंगे। आपको मालूम है चाइना कितना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को हर चीज़ में। तो इसके अलावा इनके साथ में और जो 57 मुस्लिम देश है, इसमें 12 लिखा हुआ है कि 12 मुस्लिम देश, क्योंकि आप पहले देखोगे तो 12 और 14 यही कुछ नंबर था मुस्लिम देशों का, जो बाद में डिवाइड होते होते अब वो 57 तक आ गया। राइट, है ना। तो ये सारे 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलके चाइना का सपोर्ट लेके इंडिया पे अटैक करेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर पीरियड 2025 से लेके 32 के बीच में ये सारी चीजें होंगी। हाँ, तो ये हमारा कुछ वो नहीं है, हम ऐसा कुछ बता नहीं रहे, लिखा हुआ है, बस सिर्फ उसी की बात हो रही है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन कि हम कुछ इस तरह की बातें नहीं करें। हम जस्ट बता रहे हैं उसमें क्या चीज़ें मेंशन। बिल्कुल, जो उसमें मेंशन है मैं वही उसी को ही जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। और इस पर्टिकुलर पीरियड में
भारत जो है वो इन सभी देशों को हराएगा और जो अखंड भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जो कल्कि भगवान हैं उनके अवतार के बारे में बताया गया है। अच्छा, हाँ, कि उनका अवतार होगा। अब देखिए, पुराण जो कि हम जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण या स्कंद पुराण या फिर किसी और पुराण की हम बात करें, उससे यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा सा ही आता है कि बाकी जगह पे जो कलयुग का जो अंत, हाँ, जो सीमा है, जो युग है पीरियड उसका, हाँ, पीरियड जो है, बहुत लंबा है। हाँ, वो 4,32,000 साल उसको माना गया है, हाँ। जिसमें से लगभग लगभग 5,600 साल कंप्लीट हुए हैं, एक मोटा मोटी। इसके अलावा इसमें ये लिखा गया है कि वो जो है वो 5,000 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। कलयुग जो है वो 5,000 साल में ही ख़त्म हो जाएगा और ये जो चल रहा है ये कलयुग का अंत चल रहा है। अच्छा, हाँ, भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे 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 समय बीतेगा मनुष्य का जो बल है वो क्षीण हो जाएगा। बल जो मतलब उसकी शक्ति है, जो उसका पौरुष है और जो शरीर की ताकत है वो कम हो जाएगी। उसकी हाइट छोटी होना चालू हो जाएगी। औसत जो उसकी उम्र है वो 25 से 35 साल के बीच में रह जाएगी। अच्छा, जो कि हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो हो रहा हो है। रही हैं। पहले जो है वो आदमी खुद ही जो है वो पूरा मकान निर्माण करता था, बड़े बड़े पत्थर खुद उठा के इधर से हाँ, उधर हाँ, रखता था। अब आप अगर बात करो, देखो तो सारा काम जो है वो जेसीबी बैकलोडर के थ्रू हो रहा है। मशीन्स सारा काम कर रही हैं, बिल्कुल। है ना। और औसत उम्र जो है, पहले आपके दादा परदादा 100-100 साल तक जीते थे, हाँ, है ना। अभी जब हम छोटे थे तो वो 70-75 साल तक औसत उम्र थी। आज के टाइम में आप देखोगे तो 60 से 65 वर्ष औसत उम्र है किसी एक इंसान की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इसमें प्रेडिक्ट की गई थी अलग अलग भविष्यवाणियों में, वो हम देख रहे हैं कि पूरी हो रही हैं। लेकिन अब जैसे कि हम बात करें जो कल की भगवान के अवतार की, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें बोला गया है कि वो हो चुका है ऑलरेडी 2004 के आसपास। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारे जो पुराण कहते हैं कि वो तो 4,32,000 का जो है काल है और अभी तो 5,000 ही बीते। अभी तो बहुत लंबा समय अभी कलयुग को बाकी है। अंत में जाके कहीं जब पाप अपने एकदम चरम पे होगा तब भगवान जन्म लेंगे और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, है ना। 7 जो चिरंजीवी हैं हुँ, उनके साथ में मिलके विधर्मियों का नाश करेंगे और जो है वही राजा बनेंगे हुँ, हुँ। और भारत का जो है वो धर्म का शासन वापस से स्थापित होगा। तो इसमें कितना परसेंटेज है, कितना सही अभी तक निकला है, या ऐसी कौन-सी भविष्यवाणियाँ जो सही नहीं हुई अभी तक? एक तो आपने ये कलयुग वाला बता दिया, अभी कल के सही नहीं अवतार। हुई हैं ऐसी, हम कोई भी भविष्यवाणी फाइंड नहीं कर पाए हैं। मेजर जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सारी इसमें सच निकली हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब क्या होता है कि टाइम कैलकुलेशन की जैसे हम बात करते हैं, राइट, तो टाइम कैलकुलेशन हर किसी का अलग होता है। ये आपको शायद कभी आपने सुना हुआ हो। शिव का जो टाइम कैलकुलेशन होगा वो अलग होगा, ब्रह्मा का जो टाइम हाँ, कैलकुलेशन राइट, है राइट। वो अलग हुँ, है, हुँ। इंसान का जो टाइम कैलकुलेशन है वो अलग है, ठीक है ना। अब कई लोगों का ये कहना है कि जो एक युग है उसको 7 साल का पीरियड भी एक माना जाता है, कि 7 साल का जो पीरियड है वो भी एक युग के समान है ना। उसमें कई सारी चीज़ें जो है ग्रह दशा हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब चेंज हो जाती हैं। तो कई लोगों का कहना था कि ये उस युग की बात जो है वो पुराणों में की गई है, इसीलिए उसको 4,32,000 साल लंबा बताया गया हुँ, है, हुँ। जबकि वो हो सकता है 5 साल, ये सॉरी 5,000 साल जो है उतना ही बड़ा हो, जो कि भविष्य मालिका में बताया गया। तो बिल्कुल। ये कैलकुलेशन जो है वो हम लोग ठीक से नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे बौद्धिक स्तर अभी इतने डेवलप नहीं हुए हों कि बिल्कुल। उसको डिकोड एक्चुअल में कर हाँ। सकें। हुँ, हुँ। एक जैसे जगन्नाथ जी के भक्त थे, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है आपको हाँ, मालूम है, हाँ। तो उससे रिलेटेड भी 3-4 भविष्यवाणियाँ इसमें लिखी हुई थी। जैसे कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर का ध्वजा है उसमें आग लग जाएगी, है ना। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसा हुआ है कुछ समय पहले। जगन्नाथ जी का जो ध्वजा था मंदिर के ऊपर, जो पताका फहरा था, उसमें आग लग गई थी। उसके अलावा जो एक चक्र का जो है ना वो सिंबल बना हुआ होगा, आपने देखा होगा, ऐसा स्तंभ के ऊपर ऐसा चक्र बना रहता है। जगन्नाथपुरी में ना? जगन्नाथपुरी हाँ, में मैं अगर गया है हूँ, ना। हाँ, देखा है। हाँ। राइट। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि वो भी अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जब ये कलयुग का अंत आने वाला होगा और कलयुग अपने चरम पे होगा उस टाइम पे। तो आप देखोगे 2019 में एक तूफान आया था, फैनी करके उसका नाम था। तो उड़ीसा में जो है वो चक्र अपनी जगह से, है ना, नील चक्र उसको बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो हुँ। वो ऐसा डाउन हो गया था पूरा और वापस से जाके उसको उसका प्लेसमेंट ठीक किया गया। लेकिन आज भी ऐसा मानना है कि वो प्लेसमेंट उसका ठीक अभी तक नहीं हो पाया है।
जो एक्चुअल पोजीशन में वो पहले था ना झुकने से पहले, वो अभी भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा जगन्नाथ जी मंदिर की एक ये खासियत भी थी कि उसके ऊपर कोई भी पक्षी जो है ना वो नहीं उड़ता था, राइट, राइट। है ना, मतलब उसकी जो परिधि है जो मंदिर की, हाँ, उसके ऊपर कोई भी कोई भी पक्षी नहीं पक्षी नहीं उड़ता था। उड़ते। लेकिन एक वीडियो ऐसा रिकॉर्ड किया गया जहाँ पे एक गिद्ध वो बैठा हुआ है जगन्नाथ जी के ओके। उस पताका के पास में, है ना, ये भी उसमें लिखा हुआ था कि जब गिद्ध आके जो है जगन्नाथ जी की छत पे बैठना चालू कर देंगे तो आप ये समझ लेना कि कलयुग जो है वो अपने अंत आने चरम वाला पे है। है और कल की भगवान आएंगे और विधर्मियों का नाश करेंगे। तो क्योंकि गिद्ध जो है वो मांस खाता है, आपको मालूम है ना ये हाँ, चीज़, हाँ। है ना, तो वो भी एक विधर्मी पक्षी कह सकते हैं हम उसको। ये सारी चीज़ें जो है उसमें ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो अब ओके। बाकी हम वेट कर रहे हैं कि कब जो बाकी की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी हों। राइट, सेम इसी कंसेप्ट पे वेस्टर्न में अगर हम जाएंगे तो सिम्पसन्स नाम का एक कार्टून था। बिल्कुल। उसके टी शर्ट वगैरह अक्सर लोग दिख जाते हैं पहने हुए। हाँ हाँ। तो उस कार्टून में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं हम्म, जो फ्यूचर में होंगे और हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे ट्रम्प से रिलेटेड बहुत सारे बहुत सारे। इंसिडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, एप्पल से रिलेटेड है मोबाइल राइट फ़ोन, राइट राइट। और भी बहुत सारे डेफिनेटली आप बताओगे ही। तो वो सारे इंसिडेंट उन्होंने कार्टून में पहले ही दिखा दिए हैं, और एग्जैक्टली हूबहू सेम सीन क्रिएट करके। ऐसा भी नहीं है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कविता के फॉर्मेट में बताया है जिसका आप डिकोड अपने हिसाब से कर सकते हो, और उसमें भी लोग कहते हैं यार ये तो ऐसा बना दिया गया है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो हमने उसको एनालाइज इस तरह से किया है कि हमारा जो मनचाहा आंसर है वो उससे मिल रहा हो। बट इसमें सिम्पसन में जो दिखाते हैं ना कि जो सीन था कार्टून का, ट्रम्प बैठे हैं, ग्लोब वाला एक सीन देखा होगा आपने, हाँ राइट। जिसपे सब हाथ रखे हुए हैं, बाकी कई कंट्रीज से बड़े लोग आए हुए हैं, मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, उस ग्लोब पे हाथ रखे हैं, सेम टू सेम वैसा ही सब कुछ, वैसा ही सीन, वैसा ही ग्लोब, उसी सिनारियो में लोग खड़े हुए हैं, जिस जगह ट्रम्प खड़े हैं वहाँ ट्रम्प खड़े हैं कार्टून में भी। सो इतना ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकता है कोई भी कार्टून? तो आपको क्या लगता है कि पहले तो सिम्पसन के बारे में आप थोड़ा सा बता दो, और फिर इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी थियरीज अभी फेमस हैं? सिम्पसन्स एक कार्टून है बिल्कुल। बच्चों का, ठीक है, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में हम बोले तो अब तक का सबसे लंबा चलने वाला कार्टून है। इसका ड्यूरेशन 1989 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और अभी तक चल रहा है ना। तो कोई एक ऐसी सीरीज़ जो इतने समय से 25-30 साल 35 साल के ड्यूरेशन में चल रही है, ये बहुत ही मतलब रेयर आपको देखने को मिलेगा। अब पहले तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जस्ट कोइंसिडेंट मान के और उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन आप अगर मतलब कॉन्स्पिरेसी बफ हो और आपको पसंद है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर क्या दुनिया में चल रहा है ऐसा, तो आप सिम्पसन्स आप ज़रूर देखो, और आप देखोगे और आपका दिमाग हिल जाएगा कि जो चीज़ें आज के समय में हमको देखने के लिए मिल रही हैं वो उन्होंने 10-10 15-15 साल पहले प्रेडिक्ट कर दी कि इस तरीके से होगा। अब जैसे 1989 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक बिल्कुल। है, इसके बाद में 1994 के अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया। प्रेडिक्ट एज इन उन्होंने ये नहीं बोला कि ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, मतलब जो जनरल एक कार्टून के फॉर्म में जो चला जा रहा है, उन्होंने एक सीन में ऐसा दिखा दिया कि जो सिम्पसन जो इसका मेन कैरेक्टर है वो एक हेड लगा के जा रहा है और उसमें एक कैमरा इन्होंने फिट किया हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। तो आज का टाइम का GoPro आप उसको कोरिलेट कर सकते हो बिल्कुल। कि हेड में जो कैमरा लगा, उस टाइम पे GoPro का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कैमरा रिकॉर्ड इस तरीके से करना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना किसी ने सोचा हुआ था। लेकिन आज के टाइम का GoPro उसका जितना ज़्यादा एग्जांपल है, यहाँ पे आप हेलमेट में कैमरा लगा के घूमते हो। बिल्कुल। सेम उसी सीरीज़ में आप देखोगे कि उन्होंने एक डिवाइस मोबाइल फ़ोन जैसा इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा है। 1994-5 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी एपिसोड में उन्होंने एक स्मार्ट वॉच जो है वो इंट्रोड्यूस की है जिसका डिज़ाइन सेम है एप्पल वॉच से। अच्छा। डिज़ाइन तक सेम है। तो वो जो मोबाइल फ़ोन है, वो जो स्मार्ट वॉच है, ये दोनों उन्होंने 94 में प्रेडिक्ट कर दिए थे, जबकि एप्पल ने ये इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था उस टाइम पे। अच्छा। और उसके 10-15 साल बाद जब एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया तब लोगों को समझ में आया कि यार ये तो उन्होंने 15 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया सिम्पसन ने, और डिज़ाइन भी सेम है। ठीक है, अब आप चलो मान लो कि हम ये कॉन्सेप्ट सोच लेते हैं कि हो सकता है एप्पल ने वहीं से आइडिया ले लिया हो, ये भी तो हो सकता बिल्कुल। है ना। अब
हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं एप्पल ने वहाँ से आइडिया लिया। इसके बाद ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना, ठीक है। एक सीन है जहाँ पे जो सीढ़ियों से ट्रम्प नीचे उतर के आ रहे हैं, और ये उसमें 1998 के अप्रॉक्सीमेटली दिखा दिया गया था सिम्पसन्स में। और ट्रम्प नीचे से उतर के आ रहे हैं, और जब वो प्रेसिडेंट बने फर्स्ट टाइम जब उनका इलेक्शन हुआ, तो आप देखोगे कि सेम वही सीन रिक्रिएट किया गया है, जहाँ पे सेम एलिवेटर है, सेम उसी तरीके का क्राउड है, और ट्रम्प नीचे उतर के आ रहे हैं। आप देखोगे, आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि 10 साल पहले ही कोई प्रेडिक्ट कर दे कि किस तरीके का सीन होगा, किस तरीके वहाँ से मतलब लोग खड़े हुए होंगे, और यहाँ कैसे मैं ट्रम्प। पिक्चर भी डालूँ तो हाँ देखना, देखो आप हाँ, साथ में। तो ये एक है, ठीक है। इसके बाद चलो ठीक है, हो सकता है ट्रम्प ने भैया रिक्रिएट कर लिया हो थोड़ा सा नेम और फेम पाने के लिए। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट को कोई ऐसा नेम फेम की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल। ऑलरेडी बहुत फेमस होता है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे आते हैं, एक मैच जो है वो इन्होंने दिखाया, सिम्पसन्स ने एक मैच दिखाया, फुटबॉल मैच था, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था ब्राज़ील और जर्मनी के बीच में, जहाँ में इन्होंने बता दिया कि जर्मनी इज़ द विनर, है ना। और वो मैच ख़त्म हो गया सिम्पसन्स कार्टून के अंदर। बाद में रिसेंटली जो है, अभी कुछ समय पहले ही वो हुआ था लास्ट वर्ल्ड कप आई बिलीव फुटबॉल का, तो उसमें आप देखोगे कि सेम वही अपोनेंट है, सेम वही अपोनेंट है, ब्राज़ील और जर्मनी, जहाँ पे जर्मनी मैच जीत गया। अच्छा। आप कैसे, अब आप खुद सोचो कि चलो ठीक है, जो है वो एप्पल ने उनसे आइडिया ले लिया, ट्रम्प ने रिक्रिएट कर लिया, फुटबॉल वर्ल्ड कप कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन विनर होगा, कौन फाइनल्स में जाएगा? आप बताओ। बिल्कुल। नहीं कर सकता ना। तो ये यहाँ से लोगों का दिमाग जो है वो हिलना चालू हुआ। अब इसके बाद में एक और चीज़, जैसे कि एक और इंसिडेंट हम देख लेते हैं, है ना। एक सिम्पसन्स का कार्टून जो सीरीज़ था, उसमें इसको साइंटिस्ट बताया गया है। सिम्पसन्स जो मेन कैरेक्टर है उसमें इसको साइंटिस्ट बताया गया है। वहाँ पे ये कुछ कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है, और गॉड पार्टिकल से रिलेटेड ये कैलकुलेशन कर रहा होता है। लगभग 2012 के आसपास साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन करना स्टार्ट करा, बहुत करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके एक बड़ा सा मशीन तैयार किया। गॉड पार्टिकल पहले मैं बता देता हूँ आपको, जैसे जो एटम होता है ना, जिन लोगों को नहीं पता, एटम जो होता है ना, उसके 3 बेसिक जो है वो फॉर्म बताया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद में कई साइंटिस्ट ने ये भी कहना चालू करा कि इसके अंदर एक और पार्टिकल है जो इसको मास देता है, लेकिन जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मास जो है वो क्रिएट कर रहा है। उसको गॉड पार्टिकल या हुग्स बोसोन करके हाँ उसको ना, उसका, है ना। हाँ हाँ इसकी एक ये भी स्टोरी थी कि जो साइंटिस्ट जिस पे रिसर्च कर रहे थे, हुग्स बोसॉन करके है, एग्जैक्टली हाँ क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ क्लिक नहीं कर रहे। तो बोसॉन पार्टिकल ही था, उसको वो रिसर्च कर रहे थे। लास्ट में इतना परेशान हो गया वो एक्सपेरिमेंट करते करते, करें दिस इज गॉड डैम पार्टिकल, और करके वो बाहर निकल गए। तो उनके साथ जो बंदा था, जो स्टडी को बेसिकली, एक बंदा होता था जो लिखता था सारी चीज़ें क्या क्या आई हैं, जो उनके असिस्टेंट होते थे। तो वो भी असिस्टेंट ने उसमें लिखा, उसने लिखा गॉड डैम पार्टिकल, इन्होंने बोला। तो उसने कहा यार डैम वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, डैम हटा देते हैं। तो गॉड पार्टिकल हो गया, और उसका गॉड से कोई लेना देना नहीं था, नहीं बट था गॉड पार्टिकल नाम से लोग उसका, जानते हैं उसे। हाँ नाम। तो वो गॉड पार्टिकल को फाइंड आउट करने की इक्वेशन वो तो फाइंड नहीं कर पाए। सिम्पसन्स ने कोशिश करी फाइंड करने की, और उसने फाइंड कर लिया अपने कार्टून सीरीज में। बाद में गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च करा, साइंटिस्टों ने बहुत दिमाग लगाया, और जो इक्वेशन आइडेंटिफाई करी, आप देखोगे वो समहाउ सिमिलर इक्वेशन है वही इक्वेशन से जो कि सिम्पसन्स अपने कार्टून में अपने बोर्ड पे लिख रहा था। अच्छा। हाँ, ओके। अब आप समझो कि एक कार्टून क्रिएटर या फिर एक कार्टून कैरेक्टर कई साल पहले एक इक्वेशन जो कि भविष्य में इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करने वाली और भविष्य में इन्वेंट होने वाली है, वो पहले से कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। तो लेकिन ये तब लोगों ने समझा कि यार इसके क्रिएटर्स के साथ में कुछ हाँ, चक्कर क्रिएटर के साथ कुछ ऐसा भी था ना है कि ना। कुछ वो बोल रहे थे कि क्रिएटर्स का कनेक्शन था राइट राइट, एलियंस के साथ। वो क्या थियरी थी? हाँ मैं वही बता रहा हूँ हाँ कि हाँ। अब जब कोई भी कार्टून आप क्रिएट कर रहे हो और इतनी सारी सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं, वो बताता जा रहा है, तो यार मतलब जो बना रहा है या तो उसको भविष्य के बारे में सारी चीज़ें पता हाँ हाँ। है ना, या फिर वो इतना पावर रखता है कि पूरे भविष्य को कंट्रोल कर सके, उसको चेंज कर सके अपने कार्टून के हिसाब से। तो 3-4 अलग अलग थ्योरीज हैं जो लोगों का मानना है। पहली ये कि जिसको टाइम ट्रेवल से ऑफकोर्स हम रिलेट करते हैं कि इसके जो क्रिएटर्स हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम फ्यूचर,
और वो फ्यूचर से पीछे आए हैं केवल लोगों को आगाह करने के लिए कि फ्यूचर में आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। जैसे कि 9/11 का अटैक। हाँ हाँ, अटैक इसमें प्रेडिक्ट कर दिया गया था ऑलरेडी। बिल्कुल। 9/11 का अटैक इसमें प्रेडिक्ट कर दिया गया था, है ना। और भी कई सारे जैसे कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया है इसमें। मैं अच्छा। बताता हूँ मैं आपको, है ना। हाँ। आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो। सो अभी इसके बारे में पहली ये कि या तो ये फ्यूचर से आए हैं इसके जो क्रिएटर्स हैं, दूसरा या तो इनका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एलियंस हैं उनके साथ में कोई कांटेक्ट है, जो कि ये पूरा जो सिनारियो है एलियंस वो ऑलरेडी जानते हैं और इनको बताते रहते हैं, या फिर इनको फ्यूचर में और पास में अगेन वही टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट, या फिर इनको कोई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि दिस टू बी दिस, ऐसा करके, ठीक है। तीसरा ये कि ये प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम पे काम करते हैं। मतलब ये कि इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप कर दिया है जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके और इनको पहले से बता सके कि ये सिनारियो अभी आज के टाइम पे चल रहे हैं, इसके बेस पे आगे आने वाले समय में ये जो है सिचुएशन बैठेगी। बिल्कुल। पर मेरे को ऐसा लगता है कि कितना भी प्रोडक्टिव एल्गोरिदम हो, ह्यूमन नेचर को वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और 10 से 15 साल आगे आने वाला फ्यूचर इज़ वेरी डायनेमिक और आप उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 15 साल बाद कौन यूएस का प्रेसिडेंट होगा। आप अभी से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते बिल्कुल। हो? उस टाइम ट्रम्प होगा नहीं होगा कैसे, किसी को क्या पता। नाम भी और जो अपीयरेंस है, हाँ मेन तो ये रहता है ना कि आपने दिखा दिया ठीक है प्रेसिडेंट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट उसका लुक, जो हेयर स्टाइल हाँ होगी, हेयर का कलर होगा, हाँ जो उसका ओवरऑल अपीयरेंस होगा, हाँ वो एग्जैक्टली सेम exactly, दिखाया हुआ है। कैसे कैसे वो दिखा कैसे हो सकता कैसे है? हो सकता है ना। तो ये एक मतलब इस तरीके के सारे जो है इसके क्रिएटर्स के पे इल्ज़ाम लगते हैं कि भैया ये हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी जैसे कि 2024-25 को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शंस इन्होंने किए हुए थे। उसमें से मेजर एक ये था कि जैसे जो एआई है या फिर जो रोबोट्स हैं वो आदमी का काम छीनना चालू कर देंगे और वो टेक ओवर करना चालू कर देंगे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और काम है उसको। दूसरा एक प्रेडिक्शन ये था कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा 2024 का, वो अभी बन चुका है, ठीक है, वो पूरी हो चुकी है। तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है युद्ध चालू होगा, जो कि हम अभी भविष्य बलिका की भी बात कर रहे थे, तो हाँ। उसमें भी ये लिखा हुआ है और इसमें भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इनका एपिसोड है जिसमें जो जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं उनको मतलब वो बताया गया है, रेप्टेलियंस। अच्छा। हाँ, आप जानते हो रेप्टेलियंस क्या होते हैं? रेप्टेलियंस, हाँ मतलब ऐसे पता है, बट हाँ मतलब ये कंसेप्ट नहीं पता है। हाँ, तो एक एक क्योंकि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना। रेप्टेलियंस को भी लेके आई थिंक एक थियरी आती है कि ये एलियंस हैं, ये हाँ पृथ्वी के नहीं हाँ हैं, कुछ ऐसी हाँ, थियरी है। हाँ, वो बता दो फिर आप। बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं। फिर हाँ, कई हाँ। लोगों का कहना है कि वो डेविल और डीमंस हैं जो राइट, है राइट, ना। राइट। तो वो एक होल अदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है, आप देखोगे कि एक वीडियो ऐसा इनका है जिसमें सिम्पसन्स और जो उसकी फैमिली है वो बहुत छोटे हो जाते हैं और ट्रम्प के बालों में घुस जाते हैं, और वहाँ पे वो देखते हैं कि उसने एक स्किन का जो लेयर है वो पहना हुआ है और अंदर से वो रेप्टेलियन है। या फिर उसके अलावा बाकी और जो भी यूएस प्रेसिडेंसी के जो दावेदार हैं वो सारे भी सारे रेप्टेलियन हैं। अच्छा। हाँ, ये इसमें बताया गया है। तो आई डोंट नो कितना सही है या कितना गलत है, पर जो इसकी बाकी प्रेडिक्शंस है उसके हिसाब से तो हमको बहुत ज़्यादा डर के रहने की ज़रूरत है अगर इस तरीके की बातों में कुछ सच्चाई है तो। सो इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है इल्यूमिनाती का। राइट, बहुत हॉट टॉपिक है। राइट। बहुत सारे लोग दिलजीत को भी जोड़ते हैं इससे, हाँ कि दिलजीत भी इल्यूमिनाती के सदस्य हैं, क्योंकि इवन उनका शो देख लो, द इल्यूमिनाती नाम रखा है। आई हाँ डोंट नो उन्होंने कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, मतलब उनके ऊपर ये सारी चीज़ें बातें होती इस वजह से रखा है कि और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जिसकी वजह से और ज़्यादा हिट मिले और ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े। ये क्या रीज़न, आई डोंट नो। बट इल्यूमिनाती के बारे में बात करते हैं कि इल्यूमिनाती है क्या। बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं और बहुत अलग किसी ने नहीं बताया, सबने घुमा फिरा के सेम बताया, तो हम भी वही कवर करेंगे जो अभी तक चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि राइट, इल्यूमिनाती जितना चाहते हैं उतना ही बताते हैं। बिल्कुल। तो इस तो पे भी हम आएंगे, हाँ। है ना। अब जैसे कि इल्यूमिनाती की हम बात करें तो सबसे पहले है क्या, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। सीक्रेट एज इन जिसके मेंबर्स एनोनमस और डिस्क्रीट तरीके से रहते हैं, वो किसी को
अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते कि हम इस अच्छा। ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, हम्म। है ना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आरएसएस से कोई बंदा अगर जुड़ा हुआ है तो हाँ वो बताता है कि मैं आरएसएस का जो है मेंबर हूँ, बिल्कुल। या फिर कोई और अगर संगठन होगा उससे जुड़ा हुआ बंदा वो बताता है। ये संगठन इतना ज़्यादा डिस्क्रीट है कि हो सकता है 2 मेंबर पास में बैठे हुए हों और उनको भी ना मालूम हो कि हम एक दूसरे दोनों जो हैं वो इल्यूमिनाती के मेंबर है ना। तो सीक्रेट सोसाइटी इसको हम बोला जाता है। लेट 17 सेंचुरी में इसकी स्थापना की थी एडम वाइसॉफ्ट नाम के जो है एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। चर्च के साथ में जो है उनका गहरा कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी चर्च के लॉस की और बाकी सारी चीज़ों की, तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। अब उस टाइम पे क्या था कि जो चर्च है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता था लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर। अच्छा। हाँ, कि लोग क्या किस तरीके से रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, ये तक भी वो कंट्रोल करता था। कौन राजा बनेगा, वो राजा किस तरीके के नियम को इम्प्लीमेंट करेगा, अगर कोई चर्च के अगेंस्ट जाता है तो उसको मृत्युदंड तुरंत दिया जाएगा, है ना। ये और हमारे धर्म का पालन ज़्यादा हो तो क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फैल रही थी और इसी के लॉज जो है वो बनाए जा रहे थे। उस टाइम पे एक सीक्रेट सोसाइटी और चलती थी जिसका नाम था फ्री मेसन। अच्छा। फ्री मेसन्स, है ना। अब ये जो फ्री मेसन्स थे इसके मेंबर आपको शायद मालूम भी हो, विवेकानंद जी भी इसके मेंबर थे फ्री मेसन सोसाइटी के। अच्छा। हाँ, अब ये फ्री मेसन सोसाइटी जो थी तो ये एडम वाइसॉफ्ट थे, इन्होंने सोचा कि चलो लोगों का उद्धार हम भी करें, थोड़ा सा लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं तो हम ये सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं। कौन सी? ये फ्री मेसन सोसाइटी। तो एडम वाइसॉफ्ट ने ये फ्री मेसन सोसाइटी ज्वाइन कर ली। लेकिन ज्वाइन करने के बाद में उनको ये समझ में आया कि यार इसमें तो बस केवल अमीर लोग जुड़े हुए हैं, आते हैं क्लब में दारू पीते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और चले जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो एडम वाइसॉफ्ट ने अपनी एक संस्था चालू करी जिसका नाम इन्होंने रखा इल्यूमिनाती। 5 अपने जो है वो मेंबर्स के साथ में इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, खुद थे और 3-4 जो है वो फ्री मेसन्स के ऑलरेडी मेंबर थे जो इनके साथ में जुड़ना चाहते थे, इनके स्टूडेंट्स वगैरह, इन्होंने स्टार्ट करी। देखते देखते इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ना चालू हो गया और लोग कई सारे इनके साथ में आके जुड़ना चालू हो गए। 20 से 25 साल का ड्यूरेशन ऐसा था 1790s के आसपास का, कि बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर और जज वगैरह ये सारे जो है वो इल्यूमिनाती के मेंबर्स थे, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, और ये लोग लोगों की भलाई के लिए काम भी कर रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे जो लेकिन मेजर जो है इन्फ्लुएंस वो किसका था? चर्च और मिशनरीज का। तो राजा कौन था जो चर्च चाहेगा? तो ड्यूक जो था वहाँ का, जो ड्यूक जो राजा जिसको बोलते हैं, तो उसने क्या करा कि इस पे बैन लगा दिया सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ पे और इनके सारे मेंबर्स को जेल में डाल दिया, इल्यूमिनाती वालों को और फ्री मेसन वालों को भी, कई सारों को। लोगों को लगा इल्यूमिनाती ख़त्म हो गया, कई सारे इसके मेंबर जो हैं वो ऊपर भी चले गए, है ना, इंक्लूडिंग एडम वाइसॉफ्ट। 17th सेंचुरी का एंड आया, लोगों को लगा इल्यूमिनाती इज़ फिनिश्ड, अब कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। 40 मेंबर इसके अब भी बाकी रह गए थे और उन 40 मेंबर ने वापस से वर्किंग अपना करना चालू करा। लेकिन आदमी अपनी गलतियों से सीख जाता है, तो हो सकता है ये अपनी गलतियों से सीख गए हों कि जो है अगर हम ज़्यादा ओपनली करेंगे अपना जो है प्रॉब्लम अफेयर्स होगी। तो दिक्कत होगा हमको। तो इन्होंने सीक्रेटली वर्किंग करना चालू कर कर दिया। दिया। अब लेकिन ये जो 40 मेंबर थे, ऐसा माना जाता है कि ये इन लोगों का काम लोगों की भलाई करना नहीं था। अच्छा। हाँ, अब इसमें एंट्री हो गई है डेविल की, ओके है ठीक ना। है। हाँ, अब इसमें एंट्री हो गई है डेविल की, जिसका काम क्या था कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके इनका एक कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो ये 40 लोग उस डेविल के साथ में डील करके और वर्किंग करना चालू कर दिए। इसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात करें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 9/11 तक, है ना, जो भी मेजर इंसिडेंट्स इस पूरी पृथ्वी पे घटे हैं, ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाती का हाथ उसमें है। यहाँ तक अभी भी अगर हम बात करें तो जो पूरी दुनिया की इकनॉमी है, करेंसी है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें मेजर जो मेंबर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं। आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं। आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये कंट्रोल करते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया का ये फिल्म कंट्रोल इंडस्ट्री। करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ये कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से ये
जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं अपना वही द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि एक करेंसी होनी चाहिए पूरी दुनिया में, एक राजा होना चाहिए पूरी दुनिया का, अच्छा। है ना, एक ही भगवान होना चाहिए जो कि ऑफ कोर्स डेविल है उनके हिसाब से, उसकी पूजा होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरीके का इनका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके अब एक करेंसी वाला, जैसे कि आप यूरो जो करेंसी है, आप उसका कॉन्सेप्ट आप देखो, यूरोप में, पूरे यूरोप में एक ही क्या 1999 या 98 के आसपास इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ऐसा माना जाता है कि जो यूरो डॉलर इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो एक पार्ट था इनका टेस्ट का, कि पूरी दुनिया में अगर हमें ना एक करेंसी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। हाँ। तो इन्होंने टेस्ट ट्रायल कहाँ पे किया, यूरोप में किया, यूरो डॉलर बिल इंट्रोड्यूस किया। आप देखो कि सक्सेसफुल रहेगी। पूरी दुनिया में अगर एक करेंसी रहेगी तो कंट्रोल करना चीज़ों को ईजी रहेगा ना, बिल्कुल, है ना। तो ये इनके सब सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना। आपकी दवाइयाँ, मेडिसिन, कई लोग कहना है कि ये देखिए अलग अलग थ्योरीज हैं, तो मैं दोनों को लेके जैसे बात करें तो रेप्टेलियंस के द्वारा, कई लोग है ना रेप्टेलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, कई लोग कहना है इल्यूमिनाती कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, कई लोगों का ये भी मानना है कि रेप्टेलियंस और जो है वो इल्यूमिनाती वो एक ही कनेक्टेड है, है। हाँ कनेक्टेड हैं। जो टॉप जो है इल्यूमिनाती का जो हेड होता है वो एक रेप्टेलियन होता है जो कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। और वो जो है रेप्टेलियंस जो है वो भी 12 तरीके के, अलग अलग तरीके के बताए गए हैं, हाँ, हाँ, है ना। कि कोई सोल्जर होगा, कोई टेक्नीशियन होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, है ना, प्योर ब्लड, हाफ ब्लड, है ना, जो जानता है मैं रेप्टेलियन हूँ, जो नहीं जानता मैं रेप्टेलियन हूँ, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है हेड के द्वारा। तो ऐसा करके कई सारी थ्योरीज हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि रेप्टेलियंस जो हैं वही उनमें से जो है एक हेड जो होता है वो इल्यूमिनाती का हेड रॉथस्चाइल्ड फैमिली से होता है, जो कि एक रेप्टेलियन है, ठीक है। और आपकी मेडिसिन को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी, कई लोग कहना है कि याददाश्त जो आ रही है आपकी, है ना, आपको पुराना कुछ भी याद नहीं होगा। अभी आप देखो बचपन का बहुत छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद होंगी, बिल्कुल। लेकिन ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल है कि वो याद रख सकता है। लेकिन आपको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दवाइयों की वजह से ही आप सारी चीज़ें भूल जा रहे हो। डॉक्टर दे रहा है बुखार की दवाई, लेकिन उसमें कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो आपको पुरानी मेमोरीज याद ही नहीं रखने दे रहा है, तो फिर क्या, है ना। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये जब आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा। मैं अभी आपसे कहूँ कि सफ़ेद कौवा होता है, सफ़ेद कौवा होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता। वो तब तक नहीं होता जब तक आपने उसको देखा देखा नहीं, नहीं, बिल्कुल। है ना। कोई चीज़ आपने नहीं देखी, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कई लोग ये भी इसमें क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसी जंगल में गए तो वहाँ पे इसका देखा, निशान देखे, हाँ और हाँ, वो लोग मीटिंग्स जो करते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर कहीं करते हैं, इनका राइट हेडक्वार्टर राइट है, ऐसा राइट। कुछ। निशान की जैसे हम बात करें, हाँ। उल्लू इसका एक निशान अच्छा। है ना, आउल। उसके अलावा एक आँख आप हर जगह देखोगे, आपको एक आँख एक ट्रायंगल शेप के अंदर दिखाई देगी, राइट, राइट, राइट। है ना। तो जो वो आँख है उसको आई ऑफ प्रोवियांस बोला जाता है, या फिर आई ऑफ डेविल बोला जाता है, हाँ। ठीक है। अब कई लोगों का कहना है कि ये जहाँ पे भी वो आँख देखते हैं उनको लगता है ये इल्यूमिनाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्योंकि फ्रीमेसन सोसाइटी का आप अगर सिंबल देखोगे या सर्च करोगे नेट पे, तो उनके में भी एक आँख आपको दिखाई देगी, अच्छा। है ना। उनके हिसाब से, फ्रीमेसन सोसाइटी के हिसाब से, दिस इज़ अ ऑल सीइंग आई, है ना, जो कि सब देखती है, सब कुछ जिसको दिखाई देता है। आई, और आई ऑफ गॉड, भगवान की आँख है, अच्छा बुरा ये सब चीज़ें देखती है फ्रीमेसन सोसाइटी के अकॉर्डिंग। इल्यूमिनाती का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये आई ऑफ डेविल है, डेविल। ठीक है। अब एक और बात हम बताएं, अमेरिका का जो डॉलर बिल है उस पर भी आपको ये आँख ट्रायंगल के अंदर देखने को अच्छा। मिल जाएगी। हाँ, आप जैसे नेट पर सर्च करोगे तो आप देखोगे कि एक जो ₹1 का, वो $1 का जो बिल है उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस पर एक आँख बनी हुई है, ओके। ठीक है। अब उनसे किसी ने पूछा कि ये आँख क्यों बनी हुई है, क्या इल्यूमिनाती को रिप्रेजेंट करती है, कहते नहीं, दिस इज आई ऑफ गॉड, ऑल सीइंग आई है ये। लेकिन आप जब जूम करके देखोगे तो जो ट्रायंगल का डब्बा है ना नीचे, उसमें रोमन लेटर में 1963 लिखा हुआ है। 1963 इज द ईयर जब इल्यूमिनाती बॉर्न हुआ था। अच्छा। हाँ तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप सोचोगे, देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये चल क्या रहा है। जो दुनिया हम देखते हैं या जानते हैं वो तो बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये डिफरेंट तो है। वो पिक्चर है जो हमको दिखाई जा रही है, एक्चुअल पिक्चर तो कुछ और ही चल रही है। म्यूजिक से कैसे रिलेटेड है ये, जो इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, म्यूज़िक ही नहीं, हाँ। पॉलिटिक्स है या फिर कोई भी राइट, राइट। है ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो है इनका काम क्या था कि
टॉप लेवल जो पोजीशंस रहती हैं वहाँ पे जाके ये बैठ जाते हैं और वहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब जैसे कि डेविल का काम क्या है, सोल एक्सचेंज। बदले में आपको जो चाहिए वो आपको मिलता है, नेम बट मरने के फेम। बाद आपको अपनी सोल देनी होगी। मरने के बाद आपको आपकी सोल देनी होगी, नेम और फेम, या फिर आज के टाइम में किसी को क्या चाहिए, नेम और फेम ही चाहिए, मेरी शोहरत हो, बहुत पैसा आ जाए मेरे पास, पावर आ नहीं जाए। है ना। डेविल से आपको ये तो मांगेगा नहीं कि मुझे भगवान का जो है वो शरणागत कर दो और मुझे मोक्ष पहुंचा दो ऐसा बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। मांगेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे शुरुआत इसकी हॉलीवुड से हुई और लोगों ने, जो वहाँ के सिंगर्स हैं और जो पॉप स्टार्स हैं, उन्होंने अपनी सोल एक्सचेंज करना चालू की डेविल के साथ में। और बदला ये था कि हम सोल भी दे देंगे और जब हम जिंदा रहेंगे तो हमारे कॉन्सर्ट्स के थ्रू तुमको प्रमोट भी धीरे धीरे करना शुरू चालू करते करेंगे। रहेंगे, ठीक है ना। जैसे आप हम बात करें, बहुत बड़े नाम इसके पीछे आते हैं, है ना। माइकल जैक्सन इल्यूमिनाटी का मेंबर माना जाता है। कैसे, कुछ प्रूफ है इसका? वो कई सारे जो शोज़ हैं उसमें आप देखोगे, बियॉन्से आज के टाइम में, जैसे प्रूफ की आपने बात करी, ठीक है, बियॉन्से बहुत बड़ा नाम है। कई सारे उनके कॉन्सर्ट्स में आप देखोगे वो ऐसे आई का सिंबल करके या फिर ऐसे करके वो दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो इल्यूमिनाटी का जो सिंबल है उसको वो अलग अलग जगह प्रमोट करना चालू कर। तो ये सारी चीज़ें जो समझता है, जानता है, जिसने थोड़ा सा भी स्टडी किया वो समझ जाएगा देख के कि हाँ ये है ना। दिलजीत की जैसे आप बात कर रहे थे, वो उस पर आएंगे हम, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सिंबल शो करने की शो किया ही था, मतलब कोशिश क्या की थी, ठीक है। तो अब हम बोले कि यही लोग क्यों, क्या रहता है कि कोई बंदा, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई बंदा अगर किसी प्रॉमिसिंग पोजीशन पे है ना, आप जैसे बाज़ार में जाके कोई कुछ बात बोलोगे ना, या मैं बोलूँगा, तो हमारी बात इतनी मतलब मैटर नहीं रखेगी, या थोड़ा रखेगी, थोड़ा नहीं रखेगी। वेयरएज़ कोई चीफ मिनिस्टर या फिर कोई बहुत बड़ा सिंगर या फिर कोई बहुत बड़ा शाहरुख खान, सलमान खान कोई बात बोलेंगे तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, वो बहुत बड़ा कोई, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर इसीलिए तो बोलते हैं, वो हाँ। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। तो सिंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने को एस्टेब्लिश करना है, तो हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो लोगों तक हमारी बात इजीली पहुंचा सके। तो वो कौन हो गया, मूवी स्टार हो गए, पॉप स्टार हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, है ना। मूवी स्टार, पॉप स्टार हमको प्रमोट करने का काम करेंगे, पॉलिटिशियंस हमारे जो फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं वो बनाने का काम करेंगे, राइट बिल्कुल। ना। सब कनेक्टेड है ना। अगर कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो मतलब वो अपने मन को या तो समझाने की कोशिश कर रहा हाँ हाँ। है ना, लेकिन ऐसा होता है ना। वरना एडवर्टीजमेंट वाली जो कंपनियां हैं वो क्यों इतना पैसा देगी और आप मूवी स्टार से एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ना दे कैन इन्फ्लुएंस। तो उसी तरीके से डेविल ने अपने ये जो है आइडेंटिफाई कर लिया इन्फ्लुएंसर्स। राइट, हम वहाँ पे थे कि हम फॉरेस्ट के अंदर हाँ, फॉरेस्ट के बात अंदर, करते करते यहाँ आ गए। राइट 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 राइट। तो हाँ, क्या कहते हैं, एक वीडियो ऐसा आया है ना, एक नहीं, 2-3 वीडियो इस तरीके के आए हैं। 2011 के आसपास एक पत्रकार थे, वो भाई साहब गए थे क्या कहते हैं ना, जंगल में रिकॉर्ड करते करते, और उन्होंने देखा कि सैटेनिक रिचुअल वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, इल्यूमिनाटी के कुछ सिंबल्स वहाँ पे हैं और डेविल की जो है वो पूजा की जा रही है। उन्होंने रिकॉर्ड करा जैसे तैसे, वो इंटरनेट पे है वीडियो। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक वीडियो और वायरल हुआ है जहाँ पे एक जंगल एक्सप्लोरर था, वो एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसको दिखाई देता है कि एक बड़ा सा उल्लू रखा हुआ है और वो केव के अंदर जा रहा है और वहाँ पे जो है वो हाई टेक गैजेट्स का यूज़ किया गया है। तो इट वाज मतलब मेंशन कि वो इल्यूमिनाटी का जो है हेडक्वार्टर्स है, इस तरीके से बताया गया है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें और जगह हमको देखने के लिए मिल जाएंगी। कई सारी तो नहीं बोलूँगा, 2-3 ही बार ऐसे इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं, तो वो कि ये स्पेसिफाइड है कि हाँ भैया ये इल्यूमिनाटी का, बिल्कुल, है ना। तो दिस हाउ इट इज़। तो यही है, मतलब आप कुछ बोल रहे थे कि आप दिलजीत वाले उस पे आओगे। हाँ राइट, दिलजीत वाला मिस हो गया। राइट, सो अब हम जैसे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड, जैसे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री हम देखने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि जो इल्यूमिनाटी को शुरू से स्टडी कर रहे हैं वो ये बात बोलते हैं कि 7 से 8 साल पहले जो इन्फॉर्मेशन इल्यूमिनाटी के बारे में इंटरनेट पे मौजूद थी, आज वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसको दिखाने का तरीका चेंज हो चुका है। पहले इसको क्लियरली बताया जाता था कि दिस इज़ अ सोसाइटी एसोसिएटेड विथ डेविल, और ये काम करती है ना, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, सैटेनिक रिचुअल्स, इनको सबको फॉलो करती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
इम्प्लीमेंट करना चाहती है दुनिया पे। अब आपको इसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें और स्वीट स्वीट बातें सुनने के लिए मिलेंगी कि ये जो है दुनिया की भलाई के लिए काम करती थी और तब एस्टेब्लिश हुई थी, और है ना, आज ये है भी कि नहीं है नहीं पता, लोग बस केवल अपने आप को प्रमोट करने के लिए इससे अपना नाम एसोसिएट करते हैं। तो इस तरीके से अब आज के टाइम में आपको 2-3 साल में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, विच इज़ ऐसा माना जाता है कि ये इल्यूमिनाटी का ही सारा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो मतलब उनके कंट्रोल में, इंटरनेट वगैरह सब उनके कंट्रोल में। तो अपने बारे में क्या दिखाना है ये वो ऑलरेडी जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे ही इल्यूमिनाटी की हम बात करते हैं तो उसमें रिसेंटली कोई वीडियो अगर जैसे ये वीडियो में हम इल्यूमिनाटी बात कर रहे हैं तो नीचे कई सारे इल्यूमिनाटी हाँ आई वांट टू, मतलब इसको एज अ जोक क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जिससे लोग इसके बारे में एज अ जोक लें और है ना इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें। अच्छा। है ना, हो सकता है कि वो इल्यूमिनाटी करवा रहा हो कि लोग इसको एज अ जोक लें और हमको ज़्यादा सीरियसली ले ही ना, ठीक है ना। आज दिलजीत का जैसे था, दिलजीत ने ये सिंबल दिखाया, ठीक है, आई डोंट नो उन्होंने ज्वाइन करा है नहीं करा है क्या करा है, बट जैसे कि वो हर बार बोलते रहते हैं मैं तो भगवान का नाम जप करता रहता हूँ। हालांकि उनके पीछे की मेहनत भी उन्होंने बहुत की है, वो तो है ना, कई साल उन्होंने मेहनत भी की है, लेकिन मेहनत इतने साल से कर रहे थे, एकदम से क्यों उनको जो है वो नेम और फेम मिलना चालू हुआ। और वो नेम ऐसा मिला है ना, मतलब कॉन्सर्ट्स इतने बड़े भाई, अगर उसमें म्यूजिक में घुसोगे ना तो बहुत, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि दिलजीत किसी से कम है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार बहुत महान महान सिंगर हुए हैं, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ऐसे सिंगर हैं जो डिजर्व करते हैं उस तरह के कॉन्सर्ट, बट उनके वैसे कॉन्सर्ट कभी नहीं हुए जैसे दिलजीत के लिए जो क्रेज है ना, जैसे कोल्ड प्ले के लिए क्रेज था, ठीक है, सेम वैसा ही क्रेज मैंने देखा दिलजीत के शोज के लिए। एग्जैक्टली, लोग टिकट लेके ब्लैक में लेके खुश हो रहे हैं कि मुझे टिकट मिल गया, उतना पागलपन नहीं दिखता है किसी के लिए, कहीं किसी के लिए नहीं आपको दिखता देखने है। में। अरिजीत सिंह और मतलब मैं कितने ही नाम ले लूँ, मान साहब जो हमारे है ना गुरदास मान जी जो हैं, वो भी काफ़ी बड़े जो है वो स्टेज परफॉर्मर रहे हैं और इस तरीके के उनको आज भी नहीं देखने। अब परफॉर्मेंस की तो बात अब किनारे हो गई कि वो परफॉर्म कैसा करे, लेकिन जो क्रेज है ना उस बंदे का वो अलग लेवल का, अलग ही लेवल है ना। तो आप ये समझो कि ये कैसे आया फिर। अब देखो, हो सकता है उन्होंने ज्वाइन की हो, है ना, या हो सकता है नहीं की। तो अब 2 तरीके का है, जो उन्होंने दिल्लुमिनाती करके जो नाम रखा है, या फिर बोला, एक वीडियो भी उन्होंने बनाया कि हाँ इल्यूमिनाती मैंने ज्वाइन कर ली है, ऐसा जोक उन्होंने क्रिएट करा। अच्छा किया ऐसा? हाँ, ऐसा उन्होंने अपने चैनल पे क्रिएट किया। ठीक है ठीक है। तो अब 2 कॉन्सेप्ट हैं इसके। अगर उन्होंने ज्वाइन करी है तो या तो इस बात को वो एज अ जोक लेके और लोगों के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ दिस इज अ जोक फॉर मी और मैं ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि दिस इज अ सीक्रेट सोसाइटी ना, वो नहीं चाहते कि मैं इसके बारे में हाँ रिवील करूँ, ठीक है। या फिर उन्होंने नहीं की है तो अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए वो इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि भैया मैं इसके साथ में जोड़ के अपने नाम को और मैं खुद को अपने आप को प्रमोट करना चालू करूँ। तो ये 2 ही कॉन्सेप्ट इसके सीधे सीधे जो है वो हमको समझ में आते हैं। राइट। सो यहाँ जब एलियन की इतनी बात चली रही है तो एक बार मैं कैलाश पर्वत का भी जिक्र करना चाहता हूँ। वहाँ भी मैंने अभी रिसेंटली किसी पॉडकास्ट पे देखा था कि बहुत ज़्यादा एज वाले सिद्ध पुरुष लोग, संत कह लो उन्हें, साधु कह लो, जिनकी एज 500, 800, 1000 साल भी है, वहाँ पे रहते हैं गुफाओं में, और वो ये क्लेम करते हैं कि जो मानसरोवर है उसमें एंजल्स हैं या कुछ है जो ऊपर से आसमान से आता है, डिप करता है और वापस जाता है। कुछ लोग कहते हैं शूटिंग स्टार्स हैं, शूटिंग स्टार्स जस्ट गिरते हैं, वो दिखते हैं आते हुए। वो कहते हैं शूटिंग स्टार तरह की चीज़ होती है, शाइनिंग अंदर जाती है, डिप करती है, फिर वापस चली जाती है ऊपर की तरफ, तो वो रिवर्स नहीं जा सकते। तो इसके पीछे कुछ है, थियरीज हैं कुछ? हाँ, इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं बेसिकली। तो पहला तो लॉर्ड शिवा से इसको कनेक्ट किया जाता है कि क्योंकि कैलाश जैसे कि सभी को मालूम है कि भगवान शिव का घर है, ठीक है। तो हम पहले तो इसकी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। तो घर है जैसे कि बिल्कुल है ना, हाँ। और जो है वो इसको एक्सेस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सेस मुंडी क्या कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल का जैसे हम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 1x एक जगह से, जैसे नॉर्थ पोल से इसका 1x डिस्टेंस है तो 2x इसका साउथ पोल से है ना। तो इसको ऐसा माना जाता है कि इसने पूरा जो अर्थ है उसको एक मतलब प्लेसमेंट और बैलेंस इस तरीके से कर रखा है कि वो इधर से उधर ना घूमे। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे, अगर पढ़ोगे आप, तो अर्थ अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से तो कई शहर के शहर डूब जाएंगे,
और समुद्र में और वो सुनामी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उस तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल। वर्क करती है ना। सन की जो ग्रेविटी है उसी की वजह से हम घूम रहे हैं, ये सभी को मतलब मालूम होगा ऐसे। तो ये है। अब इसके बारे में आप बोलो कि माउंट एवरेस्ट से इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, माउंट एवरेस्ट से ये लगभग 2000 मीटर कम है कम है ये, हाइट हाँ, में, सबसे है हाईएस्ट नहीं है, नहीं है बिल्कुल। सबसे हाईएस्ट। लेकिन आज तक केवल एक व्यक्ति को छोड़ के इसके ऊपर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सका, हाँ, कोई भी चढ़ाई नहीं कर सका। कई सारे पर्वतारोही आए, जैसे रशिया के, मिलारोपा थे शायद। हाँ मिलारोपा थे, हाँ, उन्होंने बिल्कुल। इस पर चढ़ाई की थी, है ना, मैं आऊँगा उन पे। पर अभी जैसे रिसेंट हिस्ट्री की हम बात करें तो एक स्पेनिश ग्रुप था पर्वतारोहियों का, राइट, राइट। है ना, उन्होंने इस पे चढ़ने की कोशिश करी। तो वो लिखते हैं कि मतलब जब वो ऊपर चढ़े तो उनको इस तरीके के एक्सपीरियंसेस फील हुए कि जैसे रास्ता उनको दिखाई दे रहा है, तो उस रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ बर्फ़बारी होना चालू हो जाती है। या फिर वो घूम घूम के 3-4 दिन उन्होंने चढ़ाई की, 4 दिन बाद आके देखते हैं कि यार 4 दिन पहले तो हम इसी पोजीशन से चलना चालू किए थे, वापस हम यहीं पे आ गए। इसके अलावा उनकी जो एज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हुई, उनके नाखून, बाल, और जब वो नीचे आए तो 10-10 साल उनकी उम्र बढ़ना चालू, राइट, राइट। है ना। और जब वो घर पहुंचे तो बहुत ही जल्दी उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, क्योंकि एज जो बढ़ने का उनका कॉन्सेप्ट था वो हमारे टाइम के साथ में मैच नहीं कर रहा था। शुरू में मैंने आपसे टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो राइट। डिस्कस किया था कि हर टाइम किसी अलग का होता है। टाइम अलग अलग होता है। तो यहाँ माना जाता है कि शिवा का टाइम है। हाँ शिवा का टाइम है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपका कोई भी डिवाइस यहाँ पे काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। ठीक है, तो ये एक इस तरीके का जो है वो एरिया है मौजूद, जिसके बारे में कोई भी आज तक पता नहीं कर पाया है ना। चाइना हो गया, अभी आज के टाइम में वो चाइना में मौजूद है जो एरिया है, तिब्बत में बेसिकली तिब्बत हुआ चाइना, करता था, हाँ वो तिब्बत, चाइना, हाँ, ऑक्यूपाई किया। है ना, ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना ने, तो है ना। तो चाइना ने कई बार इस पर चढ़ने की कोशिश करी, नहीं चढ़ पाया। रशिया के एक एक्सप्लोरर थे, उन्होंने चढ़ने की कोशिश की 1970s के आसपास, वो नहीं चढ़ पाए। एक बौद्ध मॉन्क थे मिलारेपा के नाम, है ना। बाद में अभी कुछ समय पहले ही, मतलब 100-1 साल पहले ही पता चला कि वो जो है वो इस पे चढ़ने में सक्सेसफुल हो गए थे। वो ग्रंथ में उन्होंने अपने स्पेसिफाई किया हुआ राइट, था। राइट, राइट। और वो जो है ना वो दिल के बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, है ना। अच्छा। हाँ वो एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर थे, मतलब तांत्रिक टाइप का हम बोल सकते हैं, बौद्ध, है ना। बौद्ध जो प्रैक्टिसेस थी उसमें वो तंत्र का प्रैक्टिस किया करते थे, और रिवेंजफुल थे बहुत ज़्यादा। जो जो लोगों ने उनके साथ में गलत किया हुआ था उनसे वो रिवेंज लेना चाहते थे। पर जब रिवेंजफुल आदमी एनलाइटेंड होता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल अचीव करता है। जैसे अंगुलीमाल की कहानी हमको हाँ, हाँ, राइट, सुनने राइट। के लिए मिलती है ना। ऋषि वाल्मीकि की कहानी हमको सुनने के लिए मिलती है। तो ऐसे ही उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने चढ़ना चालू करा। तो वो जो जितना लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो चढ़े और नीचे वापस आए तो उनको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हुए, है ना। और जो एनर्जी उन्होंने फील करी उसके बारे में उन्होंने लिखा, और नीचे आके उनकी भी एज जल्दी बढ़ गई और वो जो है समाधिस्थ हुए। इसके अलावा कई सारे लोगों का, इंक्लूडिंग ओशो को सभी लोग मतलब जानते हैं, हाँ, हाँ। उनका ये मानना है कि ये जो कैलाश वाला जो एरिया है वो सिद्धों का स्थान है। ओशो ने क्लियरली ये बोला है कि 500 सिद्ध एक टाइम पे इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और इनका नंबर फिक्स है 500। अच्छा। एक अगर इनमें से कोई जाएगा किसी भी काम से तो उसकी जगह आके कोई दूसरा ले लेगा। ये 500 से कम कभी भी नहीं होंगे। नहीं होंगे, ठीक है ना। और उसको हम और आप जैसे जो जर्नल आँखों वाले व्यक्ति हैं, नॉर्मल ह्यूमन आइज़ वाले जो व्यक्ति हैं, वो नहीं देख सकते, है ना। और अब आइज़ वाला कि कोई बोले कि भैया भगवान क्या विचित्र आंखें दे देता है, तो बिल्कुल देता है। आपको महाभारत का इंसिडेंट भी याद होगा कि संजय को और अर्जुन को, दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाने के लिए आंखें प्रदान की थी, दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अदरवाइज वो तो कैपेबल ही नहीं थे देखने के लिए। बिल्कुल। तो आपकी आंखें उतना ही देखती हैं जितना भगवान आपको दिखाना चाहता है, या बिल्कुल। आप जितने कैपेबल हो, ठीक है ना। तो सिद्धों को आप नहीं देख सकते हो, पर वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ताल है, जैसे आप बात करें, एक राक्षस ताल है, एक मानसरोवर है ना। दोनों पास पास में बने हुए हैं। साइंटिस्टों को अभी तक समझ में नहीं आता, एक का पानी मीठा है
और मतलब प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। और दूसरा जो है वो खारा राक्षस पानी। ताल है, उसका पानी बहुत ज़्यादा खारा है। अच्छा, ये जो राक्षस ताल है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही राक्षस ताल है जहाँ पे बैठ के रावण ने तपस्या की थी। अच्छा। हाँ, और वरदान प्राप्त करने के लिए एक एक सर काट के और वो है इसी में ही भस्म करता गया था। ओके। तो उसकी वजह से जो है वो इसका पानी खारा हो गया। या फिर ये जो शिव जी से मिलने के लिए जाता था तो इसमें नहा के जाता था। तो ये क्या, राक्षसों का राजा था। हाँ। राक्षस क्या है हमारे सनातन धर्म में? राक्षस क्या है? राक्षस प्रवृत्ति, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, है ना, ये सारे जो दुराचार जिसके अंदर है, हम्म। प्रवृत्ति जिसकी, मतलब राक्षस क्या, प्रवृत्ति है कि जो लोगों का बुरा करना चाहता है, बुरा सोचना चाहता हाँ, है, वो राक्षस है ना। बिल्कुल। तो ये इसको राक्षसों का राजा बोला जाता था। राक्षसों का राजा ये नहीं कि मतलब लंबी चौड़ी सेना इसके ऑल टाइम पीछे चलती थी, नहीं, इसकी प्रवृत्तियां जो थी वो आसुरी थी, अच्छा। है ना। तो मतलब अहंकार, घृणा, द्वेष इससे भरा हुआ था ना, कि ये मुझसे कैसे बड़ा बलशाली है, मैं सबसे बड़ा बलशाली हूँ, मैं त्रिलोकपति विजेता रावण, ऐसा करके ये हाँ, है हाँ, ना। बिल्कुल। तो जब ये नहाता था तो वो प्रवृत्तियां पानी अब्जॉर्ब कर लेता था, पानी खारा हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में। अब कई लोगों का कहना है कि जो है ये एलियन स्पेसशिप इसके अंदर छुपा हुआ है ना, कि एलियंस एक समय में आते हाँ। थे और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते थे इंडिया में, तो वही एक स्पेसशिप इन्होंने ये बना रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ऐसा सेटअप तैयार कर लिया है कि कोई आ ही ना सके, कोई जा ही ना सके यहाँ पे। तो ये जिसको हम पर्सनली नहीं मानते, हमारा ये मानना है जो शिवा वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रू। बिल्कुल। सो अब ये एलियंस की बात हम कर ही रहे हैं तो इसमें एक कंसेप्ट है एरिया 51 का। एरिया 51 काफ़ी ज़्यादा फेमस था हमारे टाइम में, डिस्कवरी जब चलता था। तो डिस्कवरी जब चल डिस्कवरी पे काफ़ी ज़्यादा आता था कि एरिया 51 ये है, ऐसा है, बहुत सारे शोज़ बने थे इस पे, एलियंस पे बहुत सारे शोज़ बने थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसमें क्या ऐसी थियरीज हैं? ठीक है। सो एरिया 51 की हम बात करें तो 1947 के आसपास हम्म। यूएस में कई जगह बहुत ज़्यादा साइटिंग्स देखने को हुई। किस चीज़ की? यूएफओ की, हम्म। है ना। यूएफओ क्या? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। जिसको आप, जो अनआइडेंटिफाइड है लेकिन उड़ रहा है आसमान में, कुछ भी हो सकती है, उड़न तस्तरी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, हाँ, हाँ। ठीक है। तो ऐसी कई सारी साइटिंग्स देखने को मिली पूरे यूएस में और लोगों ने रिपोर्ट करना चालू करा। एक पायलट था, है ना, फाइटर जेट चला रहा था, उसने देखा कि यार 9 बार उसको एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिला। उसने 1947 के आसपास एक इंटरव्यू दिया जिसने कहा कि 9 बार मैंने एक यूएफओ उड़ते हुए देखी है। उसके बाद में और उस पीरियड के आसपास जब एक मैप बनाया गया तो देखा गया कि 3 जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, किसकी? यूएस की, उसके पास में ये एलियन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को इनको मिल रही है। मिल रही हैं। तो लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि आप सिंस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हो या आपके पास में यहाँ पे बॉम्ब रखे हुए हैं न्यूक्लियर वाले, हम्म। तो वो आइडेंटिफाई कर ली हैं एलियंस ने और उसको देखने के लिए वो आ रहे हैं, या फिर आप एलियंस की, गवर्नमेंट एलियंस की हेल्प ले रही है उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे पर्टिकुलरली ये स्टार्ट हो गया था कोल्ड वार, यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था और इसके बीच में, यूएस के बीच में, और दोनों अपना जो है वो एमिनिशंस और सब डेवलप करना इन्होंने खतरनाक तरीके से चालू कर दिया था, राइट। थोड़े समय बाद में क्या हुआ कि ये जो है न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलना चालू हो गई कि एलियंस एलियंस आ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, ऐसा करके। और एक किसान था, उसको अपने खेत में एक अजीब तरीके का वो मिला, मतलब मटेरियल मिला, एक फॉइल थी एल्यूमिनियम टाइप की और एक तश्तरी गोल गोल कुछ उसको वहाँ पे मिला। उसने उसको उठाया, उसको लगा कि यार इस तरीके की चीज़ तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियन छोड़ के चले गए। तो उसने जाके अपने जो उनका शेरिफ जो रहता है ना, उसको जाके वो दे दिया। शेरिफ को दिया तो वहाँ का एक आर्मी ऑफिसर था, उसकी नज़र उस पर पड़ी कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। वो आया आर्मी ऑफिसर, उसने अपने कब्ज़े में उसको ले लिया जो सारा मटेरियल मिला हुआ था, और एक दिन बाद ये बयान दिया कि इतने समय से जो एलियंस की थ्योरी
पूरे यूएस में फैल रही थी, आज हमने उसका प्रूफ अपने पास में ले लिया है। हमको ऐसा ऐसा मटेरियल मिला है जो कि पृथ्वी पे तो बनाया जा ही नहीं सकता है, और डेफिनेटली ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है जिसको यहाँ पे क्रैश की वजह से इस किसान को इस खेत में मिला है। पूरी न्यूज़ सब जगह फैल गई। नेक्स्ट डे अगेन उसी आर्मी ऑफिसर का ये बयान आता है कि हमने गलती से उसको एलियन ऑब्जेक्ट बोल दिया था, और वो जो मटेरियल था उसको एलियन टेक्नोलॉजी बोल दिया था, लेकिन वो एलियन टेक्नोलॉजी नहीं था, वो एक वेदर बलून था। वेदर बलून मतलब जो मौसम को हाँ बताता मौसम है। का जो पता करता है, वो फूट गया था और वो नीचे आ गया, वो ये किसान हमको देके चला गया, तो ये वेदर बलून था। ठीक है, लोगों ने आई गई बात समझ ली, वो इग्नोर हो गया उस बात को। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि 79 के आसपास अगेन वो यूएफओ साइटिंग्स दिखना चालू हुई। ये रिटायर हुए जो आर्मी ऑफिसर थे, 80 के आसपास इन्होंने एक बुक लॉन्च करी। उसमें इन्होंने लिखा कि वो जो मटेरियल मुझे मिला था वो डेफिनेटली इस दुनिया का नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझसे ये बोला गया था कि ये ना आप जो है इस तरीके का बयान दो, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी ना यार कि हम एलियंस के साथ में कांटेक्ट में हैं या फिर हम एलियंस इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसा करके लोगों को पैनिक क्रिएट कर दें, बिल्कुल है ना। और क्या कहते हैं ना, इस तरीके का बयान मुझे देने के लिए मजबूर किया गया था, उस आर्मी ऑफिसर ने बोला। इसके बाद में लोगों ने दिमाग लगाना चालू कर दिया कि यार ये बिल्कुल सही बात है, वरना आप देखोगे कि यूएस में छोटे छोटे जो शेरिफ्स होते हैं ना, उनके पास में भी ड्रोन फैसिलिटी और मतलब हाई एंड टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स और मतलब वॉर मशीन टाइप की उनके पास में उनके हाँ अवेलेबल रहती है। लोग कहे यार ये क्या है, मतलब क्यों ये अपने पास में रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट तैयारी कर रही है एलियन से लड़ने के हाँ लिए, हाँ हर शेरिफ को उन्होंने तैयार कर रखा है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 2019 के आसपास एक ऐसा पॉडकास्ट आया। ठीक है, यूएस का ही था, बहुत बड़े कोई पॉडकास्टर थे, मेरे को नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं ना, उन्होंने ये बोला कि एक उन्होंने गेस्ट को बुलाया और उस गेस्ट ने बोला कि एरिया 51 करके जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो एलियंस के लिए डेडिकेटेड है, वहाँ पे रिसर्च करती है गवर्नमेंट। और 1979 के आसपास एक स्पेसशिप जो थंडर लाइट थी उसकी वजह से क्रैश हुआ था, वहाँ पे खेत में एक एलियन गिर गया था जिंदा, उसको उठा के गवर्नमेंट ले गई है एरिया 51 में, और वहाँ पे उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर रही है। उसकी जो स्पेसशिप है वो भी एरिया 51 में रखी हुई है, और वहाँ पे उसके इन दोनों के ऊपर एलियन जो टेक्नोलॉजी के रोगन ऊपर। के शायद हाँ जो पॉडकास्ट। रोगन, हाँ राइट 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 मेरे राइट। को याद आ गया, जो रोगन, राइट। हाँ तो जो देखा था रोगन, मैंने ये, हाँ 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 जो रोगन का, राइट, तो ये बात कर रहे हैं हम। तो उन्होंने ये स्पेसिफाई किया। ठीक है, वो पॉडकास्टर थे, और दूसरा जो था एक बंदा और था, उसने बोला कि मैं, और वहाँ पे वो है, और गवर्नमेंट ने मेरे को असाइन किया हुआ था इस पर्टिकुलर फैसिलिटी में एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए, जिससे हम हाँ भी वैसी वो डेवलप कर सकें टेक्नोलॉजी और वर्क कर सकें, राइट। अब और वो जो 79 में जो एलियन गिरा हुआ है, जो शिप हाँ गिरा हुआ है, वो वहाँ पे एरिया 51 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉडकास्ट जैसे ही वायरल आया तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था वहाँ पे अमेरिका में, तो उसने जो है वो एक फेसबुक पे पहले इवेंट क्रिएट करते थे, अभी भी शायद राइट करते राइट हुए हैं राइट। ना। तो उसने एक इवेंट क्रिएट करा कि हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे मिल के कई सारे लोग, हाँ और है ना 51 में जाके और वो क्रैश करते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एक बंदा दो बंदा जाएगा तो एरिया 51 में लोग, मतलब शूट एट साइड का ऑर्डर है वहाँ पे, कई सारे हाँ वार्निंग साइंस लगे हुए हैं एरिया 51 में कि दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड जोन, आप आओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, क्लियरली हाँ। लिखा हुआ है। वो ठीक ये है, कहते हैं कि आर्मी कैंप है ऐसा आर्मी वैसा। कैंप है, राइट राइट। तो इन ये बंदे ने बोला कॉलेज वाले ने कि ठीक है, क्रिएट करा उसने, 2 मिलियन लोगों ने उसको इंटरेस्ट ज्वाइन कर क्रिएट कर लिया। दिया कि भैया हम जाएंगे एरिया 51 में, और हम जैसा कि तुमने बोला हम उसको तोड़ेंगे, अंदर जाके चेक करेंगे कि वो एलियन कहाँ से हो रहा है और वो स्पेसशिप कहाँ रखी हुई है जिस पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। ठीक है, उसका दिमाग ख़राब हो गया, एफबीआई वाले उसके घर पे पहुंच गए, बंदे के घर पे क्या चल रहा है ये ये? क्या चल रहा है भाई, क्या करना चाहते हो तुम, क्योंकि सीधा सीधा गवर्नमेंट से ये तो मतलब था पंगा ना, लेना। हाँ पंगा लेना। तो फिर उसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये तो मैं मजाक कर रहा था मैं तो गेम खेलता हूँ, ये तो मेरे को दिमाग में आया था, मैंने मुझे नहीं पता था कि ये फिर भी लोग दो। गए थे शायद, कुछ हाँ मैं ऐसा था। वो है हाँ ना। तो फिर यूएस गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो ही गया था, और वो जो एरिया 51 की जो फैसिलिटी है ना, वो रेगिस्तान के बीचों बीच है, अच्छा। और कई किलोमीटर तक ना तो वहाँ पेट्रोल पंप है,
इंटेंशनली है ये कि वहाँ अलाउ ही नहीं है आप पेट्रोल पंप खोलो या फिर आप खाने की कोई चीज़, कई किलोमीटर तक कई दिनों तक आपको या तो भूखे होके जाना पड़ेगा या ऐसा जाना पड़ेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल स्टोर करके जाना पड़ेगा कि आप वहाँ पहुँच ही ना पाओ। अब क्या कहते हैं ना, लोग जो है यूएस गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि है ना लगभग 30,000 लोग आएंगे 2 मिलियन में से, पहुँचे वहाँ पे 6,000 लोग थे और पीसफुल उन्होंने फिर उसको क्या म्यूज़िक कॉन्सर्ट में डेवलप कर दिया और वहाँ पे गाना बजाना किया, लोग अपने टेंट वगैरह लेके पहुँचे, वहाँ रहे 1-2 दिन और फिर वापस आ गए। किसी ने भी एरिया 51 में घुसने की हिम्मत नहीं की, है ना। लेकिन लोगों को ये पक्का यकीन हो गया था कि इसके अंदर एलियंस जो है वो रहते हैं, या तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि आप यहाँ रहो और हाँ गवर्नमेंट की वो मदद करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट को देते हैं और ऐसा करके 96 में जो ये मैं इसकी बात बता रहा था, वो किसान था जिसको वो ऑब्जेक्ट मिला था जिसको बोल राइट दिया राइट था राइट वेदर हाँ हाँ बलून। हाँ 96 में ये क्या करते हैं अपने 20 साल बाद 30 साल बाद बेस्ड अपॉन कॉन्फिडेंशियलिटी ये डिक्लासीफाई करते हैं अपने जो इवेंट्स हैं, हाँ है ना, ये यूएस गवर्नमेंट जो रहती है हाँ CIA की, और है कि हमने 20 साल पहले ये किया था, 20 साल राइट पहले राइट वो राइट किया था। ये क्या होता है कि बाकी देशों पे एक प्रेशर बनाने का तरीका होता है कि देखो 20 साल पहले तो हमने ये करके छोड़ दिया, ठीक है, तो आज सोचो हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए डिक्लासीफाई करते हैं। तो इन्होंने डिक्लासीफाई किया तो उसमें इन्होंने बताया गया था कि वो जो मिला था वो एक्चुअल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब डिटेक्टर था जो कि ये जो सोवियत यूनियन में चल रहे न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करता था। लेकिन अब अपन क्वेश्चन पूछें कि भैया तुम 3 बार अपना स्टेटमेंट बदल चुके, हाँ पहले तुमने बोला कि वो है ना ये एलियन टेक्नोलॉजी, दूसरे दिन ही तुमने बोल दिया कि वो वेदर बलून है। अब आज आप 20 साल बाद 30 साल बाद आप कह रहे हो कि वो तो है ना न्यूक्लियर हाँ टेस्ट डिटेक्टर था, तो किस बात पे हम कैसे भरोसा कर लें? बिल्कुल आप कैसे भरोसा कर सकते हम्म। हैं, है ना। फिर एज वो बंदा बोल रहा है कि जिसने अपनी किताब लिखी वो यूएस मिलिट्री का ऑफिसर की भैया 1980s में, कि ये तो एलियन टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कई लोगों का कहना है या फिर गवर्नमेंट का ये कहना है, यूएस गवर्नमेंट का, कि एरिया 51 जो है वो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, सुपरसोनिक जेट्स हैं, उनके डेवलपमेंट की और टेस्टिंग की फैसिलिटी है। लेकिन कई लोगों का ये मानना नहीं है, कई लोगों का मानना है कि ये एलियन फैसिलिटी है। तो बिल्कुल दिस इज़ हाउ इट इज़। जिस हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं और एक बिल्कुल। लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टाइम ट्रेवल का। हाँ, सो अभी तक कुछ ऐसा इंसिडेंट या ऐसी घटना जो टाइम ट्रेवल को दर्शाती हो? बहुत सारी हैं ऐसी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो टाइम ट्रैवल को दर्शाती हैं। देखिए, टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, है ना। ये हमारे जो है वो हिंदू वेद और जो नॉलेज है ना उसमें भी ऑलरेडी, हाँ उसमें है बट अभी है ना, दिया साइंटिफिकली है, नहीं हुआ है। साइंटिफिकली नहीं हाँ प्रूव किया गया है। राइट राइट लेकिन जैसे काकभूषणी है हमारे, हाँ है ना, जो मतलब भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको उनको त्रिकालदर्शी बोला गया है। मल्टी डायमेंशन की जो थ्योरीज है, हाँ हाँ शंकर ने, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी जो है वो मल्टीवर्स की और मल्टी डायमेंशन की थ्योरी ऑलरेडी दी हुई है कि ये ऐसा होता है, ऐसा करके। टाइम ट्रेवल इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे कि मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले कि एक एडिडास का शू मिला था और हाँ उसकी एज जो है वो लगभग 2 लाख साल पहले बताई गई है उसकी, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख साल पहले एडिडास का शू कैसे पहुंच गया। या फिर आप देखोगे कि एक ये मैक टायसन का मैच चल रहा है बॉक्सिंग का, और वहाँ पे पीछे एक लेडी जो है वो रिकॉर्ड कर रही है, एक लेडी है या फिर कोई लड़का है वो रिकॉर्ड कर रहा है और वो अपने हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ। उस टाइम पे कैमरास तो इन्वेंट ही नहीं हुए थे, मतलब हाँ जो फ़ोन वाले जो थे, और मोबाइल फ़ोन तो छोड़ो, फ़ोन ही इन्वेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे वो रिकॉर्ड कर रही है। या फिर चार्ली चैपलिन की एक मूवी आप देखोगे जिसमें एक लेडी चलती हुई आ रही है और वो अपने ऐसे हाथ में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके किसी से बात कर रही है। मतलब उस टाइम पे फ़ोन तो थे ही नहीं, कैसे वो किससे बात कर रही है, और वो बिल्कुल वायरलेस हाँ हाँ फ़ोन है। उसके अलावा कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं जहाँ पे देखा गया है कि एक एक पिक्चर स्पेसिफिकली मेरे को याद है जहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और बिल्कुल मतलब अटायर में है जो कि आज का है, आज के हिसाब से, और वो खड़ा हुआ है 80s में, 1980s में। लोग उसको देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये किस तरीके के कपड़े इस आदमी ने पहने हुए हैं। और भी कई सारे चीज़ें हैं। तो यस, टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, और किसी ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर ली हो तो हमको नहीं पता है।
डेफ़िनेटली ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। टाइम हाँ, ट्रैवल का अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें मल्टीपल टॉपिक्स आ जाएँगे राइट। और आज काफ़ी टाइम हो चुका है इस पॉडकास्ट को। सो आई एम श्योर कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी थियरीज़ थी जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है कि क्या-क्या हो सकती हैं, कंस्पिरेसी थियरीज़ इन्हें कहते हैं। सो इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ हैं जो आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इनका नाम कंस्पिरेसी थियरी है। अभी तक बहुत क्लियर नहीं है, बट मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे अपने पॉडकास्ट पे लाना चाहिए था, तो मैं लेके आया। आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा और इस तरह के और एपिसोड्स चाहिए तो नीचे कमेंट में बताना। अगर इस पे 2000 लाइक्स हो गए तो हम एक और एपिसोड करेंगे जिसमें अगेन टाइम ट्रैवल की बातें करेंगे और उससे रिलेटेड क्या-क्या थियरीज़ हैं, क्या-क्या कंस्पिरेसी थियरीज़ हैं, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही में अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो यश के चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इनकी देखनी होगी पूरा डिटेल में जो बनाते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यूट्यूब पे जाके इनकी वीडियोज़ को देख सकते हो। सो यही था आज का पॉडकास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।